बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ईद के बाद ये हमारा वैसे तो तीसरा लेक्चर है, लेकिन 2 लेक्चर्स में मैंने आपको क्या करवाया, रिवीजन कराई। क्योंकि आप लोग किसने कहा एक लेक्चर तुम कर लिया था तो मेरा कसूर है। बारिश तो बाद में हुई थी। नहीं जी, यहाँ कोई मसला नहीं। तो मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिराइव रिलेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं और ये देखें इसकी एक डेरिवेशन भी है। अभी तो इसने 6 नंबर की डेरिवेशन दे दी आपकी बुक में ना, मॉडल पेपर में। इसको देखते हैं हम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? A compound microscope is an optical instrument used to view objects much larger than their actual size. सिंपल माइक्रोस्कोप कल मैंने आपको समझाया भी था। अगर ऑब्जेक्ट को 4 गुना कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, 4x हो गई। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको कई गुना बड़ा कर सकता है। सही है, 100 गुना बड़ा भी कर सकता है। इसलिए मैंने कहा मच लार्जर, बहुत बड़ा करके। और बायो वाले तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ना, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत सारे लेंस होते हैं, लेकिन इसकी वर्किंग समझने के लिए हम 2 लेंस ही लेंगे। क्या करेंगे? 2 लेंस ही लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेज। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ प्लेस्ड बिफोर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। बेसिकली होता क्या है, ये जो मेन जहाँ लेंसेज लगे होते हैं ना, इस मार्कर की तरह की एक ट्यूब होती है। मार्कर की तरह की एक ट्यूब होती है। तो ट्यूब के यहाँ एक लेंस लगा होता है। मैंने बताया ना, वैसे ज़्यादा होते हैं, 2-3 होते हैं, ताकि डिफरेंट आप सेलेक्ट कर सके जो आपको चाहिए हो। लेकिन काम समझने के लिए हम एज्यूम करेंगे कि एक ही है। इस तरह यहाँ आई पीस होता है, तो इसको आप आंख से लगाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आई पीस। इसके सामने आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, चीज़ को जिसको हमने बड़ा करके देखना होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। सही है, यहाँ उसकी वो बेस सी बनी हुई होती है जिस पर आप चीज़ें रख सकते हैं। तो यही लिखा है, लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ प्लेस्ड बिफोर ऑब्जेक्ट। और आई पीस क्या है, लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ प्लेस्ड बिफोर आई इज कॉल्ड आई पीस। इट इज़ मूवेबल। इस पर नॉब लगी हुई होती है, वो नॉब के जरिए आप आई पीस को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। एंड इट वर्क्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। आई पीस काम करता है एज अ सिंपल। कल मैंने दोबारा समझा दिया, इससे पहले भी समझाया था, कल भी समझाया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे। तो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग समझी हुई है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ही आसान है। इसमें एक चीज़ ये नोट कर लें कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने वर्किंग का नहीं कहा। तो क्वेश्चन गौर से पढ़ना है। अगर वो एग्जाम में वर्किंग कहेगा तो आप लिखेंगे, वरना आप अभी ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, या सॉरी वर्किंग की बात कर रहा हूँ, इसमें ये कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए लिखा दी कि हो सकता है एग्जाम में कहे लिखो, ठीक है। जो उसने मॉडल पेपर दिया है ना, अगर वो कहता है कि व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ऑल्सो डिराइव फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, तो सारी चीज़ें आ गई। अभी उसने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का नहीं बोला है, लेकिन मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि पूरा टॉपिक वही बनता है। सही है। अगर वो कहेगा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताओ और मैग्नीफाइंग पावर निकालो, तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए रे डायग्राम बनाना फिर मजबूरी होती है, वो बोले ना बोले, ठीक है। अभी ये उतार लो, फिर रे डायग्राम से ही हम वर्किंग समझेंगे। अच्छा, ये वर्किंग और रे डायग्राम दोनों मैंने बना दिए। कोशिश की है कि इस बोर्ड में जितना बना सकता हूँ बना लूँ। आपने एग्ज़ाम में भी ये करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इनको मैंने जानबूझ के टेढ़ा कर दिया। ये यहाँ भी मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है। मैंने आगे जाके मिलाया ताकि पिक्चर एक दूसरे में, अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर देता फाइनल इमेज, या यहाँ ड्रॉ कर देता, तो बहुत सी चीज़ें क्या हो जाती है, एक साथ मिल जाती। इससे मैंने दूर ड्रॉ किए जानबूझ के, ठीक है, वरना एक्चुअल में ये लाइनें तो कहीं यहाँ ला के मेरे। खैर, अब इसको समझें।
वर्किंग ऑब्जेक्ट OP इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू फोकस F1 ऑफ ऑब्जेक्टिव। अभी समझिए लेंस 2 मौजूद नहीं है, सिर्फ लेंस 1 है। तो लेंस 1 के फोकस से बाहर आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को। कहाँ रख दिया? फोकस के बिल्कुल करीब। जब आप फोकस से बाहर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है? उसकी रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। फोकस पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, फोकस के अंदर आ जाएंगे फिर तो वर्चुअल इमेज बनेगी इसी साइड पे। सही है? तो हमने बस फोकस से ज़रा सा, ये दोनों पॉइंट समझे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कौन से पॉइंट? P और F1, इसीलिए लिखा है वेरी क्लोज टू फोकस। अब लेंस 1 ने क्या किया? ऑब्जेक्टिव ने, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज IQ ऑफ OP। इसने IQ इमेज बना दी OP की। तो लेंस 1 के लिए, ओ भाई बाल में हाथ ना फेर, इधर देख। लेंस 1 के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये डिस्टेंस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या नाम दे देते? P। 2 लेंसेज हैं तो लेंस 1 के लिए इसको क्या कहेंगे? P1। ये इसके लिए इमेज डिस्टेंस है तो इसको क्या नाम दिया है? Q1। सही है? यहाँ तक लेंस 1 का काम हो गया। अब ये जो लेंस 1 ने इमेज बनाई है, ये लेंस 2 के लिए काम करेगी एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है? सबसे पहले हमने क्या लिखा? आई पीस इज एडजस्टेड सो दैट IQ लाइज इनसाइड इट्स फोकस एंड वेरी क्लोज टू आई पीस। ये IQ इसके फोकस के अंदर आ गया, ये रहा फोकस इसका, और इसके करीब भी, जितना करीब हम ला सकते हैं। सही है? अब जब ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर आ जाता है तो कन्वेक्स लेंस क्या बन जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। अब कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? इसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो वही हमने 2 रेज ली, ये मैंने ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर दी। पहली रे फोकस में से गुजरी, दूसरी रे ऑप्टिकल। यहाँ तो ये दोनों दूर होती जाएंगी, डाइवर्जिंग रेज बनेंगी। इनको हम पीछे लेके आए और यहाँ मिल गई हैं, तो ये फाइनल इमेज हो गई। आई पीस ने क्या किया? आई पीस फॉर्म्स अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज I', Q' ऑफ IQ एट D डिस्टेंस। D डिस्टेंस हमारी एजम्पशन ये है, ऐसे कहीं भी बन सकती है लेकिन हमारी बुक वाले ने जो डेरिवेशन की है उसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि क्या बन रही है? D डिस्टेंस। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब अगेन जो क्वेश्चन है उसने हमसे वर्किंग भी नहीं पूछी। तो अगर एज इट इज़ यही क्वेश्चन आता है, आपने वर्किंग भी नहीं लिखनी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेडिंग डालनी है, रे डायग्राम बनानी है और फिर डेरिवेशन, जो भी मैं करूँगा इसको मिटा के। ठीक है? अभी ये उतार लो। अगर लेफ्ट साइड उतार लिया तो मिटा दूँ? हैं? ठीक है। ये जो मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन है ये लाजमी पूछी जाती है और यकीनन ज़्यादा नंबर इसी के होंगे। ठीक है? 6 नंबर का अगर सवाल है तो 3 या 4 नंबर इसी के होंगे। अब हमने क्या कहा कि मैग्नीफाइंग पावर, या इसको मैग्नीफिकेशन भी कह देते हैं। वी नो दैट M मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? किसी, इसको कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ना, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इस तरह निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है? विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट D फ्रॉम नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब है आप जब उसको किसी लेंस के बाहर देख रहे हैं, इसको अनएडेड आई भी कहते हैं, नेकेड आई भी कहते हैं। तो फिगर ए में मैंने यही किया है, इसी ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट अपनी आंख से देख रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट मेरी आंख पे कोई एंगल बना रहा है, उस एंगल को क्या नाम दे दिया? अल्फा। तो ये नीचे वाला एंगल क्या हो गया? ये नीचे वाला एंगल क्या हो गया? अल्फा। नीचे वाला एंगल क्या हो गया? तो फ्रॉम फिगर ए विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, पूरा मैंने नहीं लिखा, इज इक्वल्स टू अल्फा। फ्रॉम फिगर बी विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज, ये देखें, ये इमेज जो है ये आई पीस के जरिए, आई पीस पे हमने आंख लगाई होगी ना, तो आपकी आंख पे जो एंगल बन रहा होगा, ये कौन बातें कर रहा है? ये आपकी आंख में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? बीटा, फाइनल इमेज का। तो यह मैंने लिख दिया विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज इज इक्वल्स टू बीटा।
यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी, विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज बीटा, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट अल्फ़ा। तो फॉर्मूला बन गया बीटा अपॉन, अगर तो आपको ये एंगल मालूम है तो आप इससे मैग्नीफिकेशन निकाल लें, लेकिन हमें थोड़ा सा और आगे जाना है, ठीक है, उतार लें यहाँ। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम माइक्रोस्कोप से क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं भाई माइक्रोस्कोप से? क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये हमें वैसे नज़र नहीं आता, वैसे नज़र नहीं आता। यहाँ तो हमने इसको दिखाया हुआ है कि इसका साइज़ ये रहा, लेकिन इसका साइज़ तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा आँख से, सेल है कोई बॉडी का। तो एक्चुअल में ये बहुत छोटा है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे छोटा होता जाता है ये एंगल भी छोटा होता जाता है। सही है भाई, यहाँ और छोटी लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा और छोटा, और यहाँ से ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा और छोटा। इसी तरह ये जो इमेज है, इस इमेज को भी हमने ड्रॉ तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन ये इमेज भी एक्चुअल में क्या होगी, छोटी होगी। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा करके दिखा रहा है, तो वो बहुत बड़ा भी हमारे लिए क्या होगा, इतना होगा। तो ये आई डैश क्यू डैश भी बहुत स्मॉल है और ओ पी तो है ही स्मॉल, इसलिए ये जो एंगल अल्फ़ा और एंगल बीटा बनेंगे ये भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। देखो ना, ये अगर लाइन में इधर ले आऊँगा तो बीटा छोटा हो जाएगा, और इधर ले आऊँगा तो बीटा और छोटा हो जाएगा। सही है, तो लिखा मैंने यही है, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, जब एंगल छोटा होता है तो थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा के, यानी अगर थीटा 1 है तो tan 1 भी 1 हो गया। सही है, अगर आप लिखते हैं x बराबर है y, इसका क्या मतलब होता है, x1 है तो y भी, x2 है तो y भी, अगर ऐसा है तो दोनों बराबर हैं। आप कहते हैं थीटा 1 है और आप निकालें टेंजेंट थीटा, तो आप क्या निकालेंगे, टेंजेंट 1, उसका आंसर भी 1 आ जाए तो 1 बराबर है 1 हो गया ना, थीटा बराबर हो गया टेंजेंट थीटा, इसीलिए अल्फ़ा बराबर होगा टेंजेंट अल्फ़ा, बीटा बराबर होगा टेंजेंट बीटा। अब टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फ़ा कहाँ है, फिगर ए में, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री और एंगल वाली साइड होती है बेस, तो परपेंडिकुलर बन गया ओ पी, परपेंडिकुलर बन गया ओ पी, बेस बन गया डी, इसलिए अल्फ़ा बराबर है टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट अल्फ़ा क्या है, ओ पी अपॉन डी। बीटा बराबर है टेंजेंट बीटा, ये वाली जो देखें ये एक ट्राइंगल है, तो बीटा के सामने परपेंडिकुलर आई डैश क्यू डैश 90 डिग्री और एंगल वाली साइड बेस, बेस अगेन क्या है डी, तो बीटा क्या हुआ, आई के डैश क्यू डैश अपॉन डी। इक्वेशन 1 में रख दिया, इक्वेशन 1 क्या था, बीटा अपॉन अल्फ़ा, अपॉन को हम डिवाइड लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, तो बीटा की जगह बीटा की वैल्यू अल्फ़ा की जगह, ओ भाई पढ़ने आया, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, डी से डी क्या हो गया, कैंसल, भाई क्या बच गया, आई डैश क्यू डैश अपॉन ओ पी। 50 मिनट में से मैं कोई 15 मिनट बोल रहा होता हूँ, वो भी तो उसकी तरफ मुंह करके बातें कर रहा। हमारे पास ये आ गया m बराबर है आई डैश क्यू डैश अपॉन ओ पी। तो देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यही हमने पढ़ा था ना, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वही आ गई। लेकिन ये इमेज तो मैग्नीफाइंग पावर बना रही है और ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, इसके साइज को हम मेजर, ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला नहीं है। तो इसको आगे मज़ीद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आई क्यू से, तो आई क्यू से आई क्यू कैंसिल हो जाएगा, इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिक्स इसकी इजाज़त देती है। अब आगे क्या किया, ये जो ऊपर वाले हैं इनको चेंज कर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या होगा, सेम। तो आई क्यू को मैं इधर ले आया, आई डैश क्यू डैश का फ़ायदा क्या हो गया, देखिए लेंस नंबर 1 के लिए आई क्यू इमेज है और ओ पी ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पहले लेंस की क्या बन गई, मैग्नीफिकेशन, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, M1। आई डैश क्यू डैश क्या है, सेकेंड लेंस के लिए इमेज है और हाइट ऑफ द इमेज फॉर सेकेंड लेंस, और आई क्यू क्या है, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये सेकेंड लेंस के लिए हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द
तो ये सेकेंड लेंस की मैग्नीफिकेशन आ गई। तो m बराबर आ गया m1 मल्टीप्लाई बाय m2। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंसेज के कम्बिनेशन को, एक से ज़्यादा लेंसेज का फ़ायदा यही होता है। अब अगर m1 2 है, यानी पहला लेंस इसको 2 गुना कर रहा है और m2 4 है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। लेकिन अगर m1 को 2 की जगह 10 कर दो और m2 को भी 4 की जगह 10 कर दो, तो क्या हो जाएगा 100। समझ रहे हो? वैसे तो हर एक लेंस 10 टाइम्स बढ़ा रहा है, लेकिन दोनों मिला के क्या कर रहे हैं 100, क्योंकि मैग्नीफिकेशन क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। सही है, इसको कहते हैं कम्बिनेशन में लेंसेज को यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है, मैग्नीफिकेशन क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। खैर, अब मैग्नीफिकेशन का हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो लेंस नंबर 1 के लिए m1, लेंस नंबर 1 के लिए इमेज डिस्टेंस q1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p1। तो m1 आ गया q1 अपॉन p1। m2 भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, m2 भी हम ऐसे, लेकिन हमने कहा था लेंस 2 क्या है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो उस पर सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला लगा दिया। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्या होती है, d/f+1, जब फाइनल इमेज बनेगी d डिस्टेंस पर। वही हमने कहा, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी इसी क्वेश्चन में। m1 की जगह q1 अपॉन p1, m2 की जगह d/f2+1। अगेन d तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर, ये f2 सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ है, ये भी आपको पता होगी, लेकिन q1 p1 भी इतना आसान नहीं है प्रैक्टिकली निकालना। p1 तो चलो आप निकाल लोगे कि आपने ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, q1 क्या है, वो तो लेंस के अंदर है। सही है, तो फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया। क्या सिंप्लीफाई किया, हमने कहा था ऑब्जेक्ट क्लोज है f1 के, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं और करीब ले आऊँ, फोकस से लेकर लेंस का डिस्टेंस क्या होता है, फोकस से लेकर लेंस का डिस्टेंस क्या होता है, कैथरीना कैफ, फोकल लेंथ होती है ना यार, क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। तो फोकस से लेंस का डिस्टेंस फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट से लेंस का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है, बहुत कम है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को और करीब ले आऊँगा तो फ़र्क क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। मैंने कहा है ना, आप एज्यूम करें कि ये इसके साथ तकरीबन मिला हुआ है, जब मिला हुआ है तो दोनों में कोई फ़र्क, मैं ये कह सकता हूँ कि P1 और F1 बराबर है। सही है, और यहाँ मैंने क्या लिखा था वर्किंग में, IQ इज़ वेरी क्लोज टू आई पीस। ये जो IQ है ये आई पीस के करीब है, IQ जो है ये आई पीस की। अब IQ लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट है, तो IQ से लेकर लेंस 2 का डिस्टेंस क्या है, P2, और लेंस 2 से फाइनल इमेज का डिस्टेंस Q2, वो तो है। अब ये देखिए दोनों लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस क्या हुआ, Q1 प्लस P2। इस Q1 प्लस P2 को कहते हैं लेंथ, L से ज़ाहिर करते हैं। अगर इस P2 को मैं छोटा करता जाऊं, यानी इसको इसके करीब लाता जाऊं, सबसे छोटा P2 कब हो सकता है, P2 को 0 ही कर दूं, P2 को क्या कर दूं, कुत्ते की दुम नहीं सुधरती ना, टेढ़ी रहती है। तो L किसके बराबर हो जाएगा, Q1 के, L किसके बराबर हो जाएगा, Q1 के। तो जितना छोटा मैं कर सकता और इसके करीब लाऊंगा, अगेन ये P2 क्या हो जाएगा, छोटा। तो P2 अगर बहुत छोटा हो जाएगा, समझिए P2 नहीं है, तो L किसके बराबर हो गया, Q1 के। आल्सो IQ इज़ वेरी क्लोज टू आई पीस, इसलिए Q1 तकरीबन क्या हो जाएगा, L ही हो जाएगा। Q1 की जगह L, P1 की जगह F1। अब देखिए ये हमको एक रफ आइडिया दे देगा। L क्या है, दोनों लेंसेज के दरमियान का फासला, और ये फोकल लेंथ आपको गिवन होती है माइक्रोस्कोप में कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ये और आईपीस की फोकल लेंथ। तो इस फार्मूले से मैग्नीफिकेशन निकालना बहुत, हाँ हमने एजम्पशन की है कुछ, उस एजम्पशन की वजह से थोड़ा सा एरर आएगा, लेकिन बहरहाल ये फार्मूला बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा। हम एक चीज़ नोट कर लें, ये जो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 आया है, लेंस नंबर 1 को हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, लेंस नंबर 2 को हम क्या कह रहे हैं, आई पीस। तो कहीं हो सकता है MCQs में वो ये कहे कि भाई जो
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो वो यूं भी कह सकता है कि 1 को कह दें ऑब्जेक्टिव, 2 को कह दें आई पीस। MO इंटू ME भी कहा जा सकता है। हमारी बुक में ये नोटेशन नहीं है, इसलिए हम अपने बुक के हिसाब से M1 M2 कह रहे हैं, लेकिन M1 को MO कह सकते हैं, M2 को ME कह सकते हैं। तो फिर फार्मूला क्या बन जाएगा? MO मल्टीप्लाई बाय। इसके न्यूमेरिकल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो कल देखेंगे इंशाल्लाह। 6 नंबर का सवाल है, देखो क्या करते हो तुम लोग।